Thank you so much, Dr. Sunil, for joining us on this podcast. It's my pleasure to be here. Thank you so much, sir. मैं चाहता हूँ सर ये पॉडकास्ट हम लोग हिंदी में करें बिल्कुल। और इंग्लिश का थोड़ा मिक्स रखेंगे इसमें। सर आपका जो मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी पर्सोना है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो स्टार्टिंग से ही अगर हम देखें तो मल्टी डायमेंशनल है हीलिंग में। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब ये एजुकेशन डोमेन से स्टार्ट करके यहाँ तक का जो सफर है, उसमें क्या-क्या कैटलिस्ट थे? बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं ये कहता हूँ आमतौर पे मेरे स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ और सारे लोगों को बताता हूँ कि मेरे करीब-करीब जहाँ से मैंने जर्नी शुरू की थी एट अ वेरी यंग एज व्हेन आई वाज़ जस्ट एन यू कैन से 6 टू 7 इयर्स ओल्ड आई यूज्ड टू गो टू अ टेंपल जहाँ पे पुराणों के ऊपर वेदों के ऊपर में और उपनिषदों के ऊपर में 7 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक तो मैं वो लेक्चर्स में 13 वर्ष के बाद में आई स्टार्टेड अटेंडिंग मल्टीपल काइंड ऑफ लेक्चर जिसमें चिन्मयानंद स्वामी स्वामी व्योमनपानंद रामकृष्ण मठ उसके बाद में जयंत नारळीकर आपने नाम सुना होगा जो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक्सपर्ट हैं जिनको नोबेल के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया था गुरुओं का बहुत ज्यादा अभ्यास रहा गुरुओं का बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहा साहित्य क्षेत्र विज्ञान के कला के क्षेत्र वीकली न्यूज़पेपर विच वाज रन बाय लीडिंग पोएट इन महाराष्ट्र सुरेश भट्ट करके मेरे गुरु थे तो उनके साथ में 15 साल में मैं पत्रकार जिंदगी को पढ़ते हुए घूमता रहा एक बहुत सादा उदाहरण है कि नारायण सुर्वे करके मराठी में बहुत बड़े कवि होके गए हैं तो हमारे महाराष्ट्र सरकार ने हमें कवियों को सारों को एक जंगल में लेकर रख दिया था और सारे बड़े बड़े कवियों को वहां पे बुला लिया था कि हमसे मिलने के लिए हम अच्छा लिखेंगे मैं आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम आई थिंक आई वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस एट दैट पर्टिकुलर टाइम तो वो उठ गए और उठने लगी कि बस वो सामने से आदमी आता हुआ दिख रहा है तो उस आदमी को पढ़ना शुरू कर और जितने आदमी सामने तेरे आते जाएंगे उनको पढ़ना शुरू कर जैसे किताब खोलता है पन्ने खुलते जाएंगे तो कविता लिखता जाएगा अब ये जो जिंदगी में चीज उनकी कही हुई है वो मेरे दिमाग में पत्नियों को पढ़ना मेरा बहुत यंग एज में शुरू हो गया था लोगों के बीच में रहना ये कंटिन्यू किसी भी क्षेत्र में 6:30 बजे घर के बाहर निकल रहे थे रात को 11:30 बजे हमारे यहाँ माँ को आई बोलते हैं तो माँ घर में राह देखते रहती थी और 2 थप्पड़ खा के खाना खा के सो जाते फिर 6:30 बजे निकल जाते थे घर के बाद द फर्स्ट थिंग विच इज देयर इज दैट एजुकेशन वाज वन ऑफ द पार्ट जिनके नजदीक मेरे को रहने का मौका मिला और उसके बाद में जितने सामाजिक आंदोलन थे उस कला आंदोलनों से और कला क्षेत्र में जितना नाटक जिनसे सीखा आज वो देश की सबसे बड़ी विदुषी है नाट्य क्षेत्र की विजय मेहता व्योमनपानंद वेंकटेश महाराज सुरेश भट्ट जयंत नारेलकर ऐसे में नाम लेते जाऊंगा निरंजन घाटे जिन्होंने साइंस फिक्शन की वहां से लेकर कई सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूँ कि जिनके साथ में और साथ में रहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा आपने अमृता प्रीतम नाम सुना होगा यस। वो मेरी साहित्य की और अमृता प्रीतम जनवादी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने तो उनको असिस्ट करने के लिए पूरे देश में घूमना था और उनको असिस्ट करने के लिए तो मैंने उनको कहा कि माँ मैं आपके साथ रहूंगा और अमृता प्रीतम जी के साथ में मैं करीब 3 महीने पूरा देश तो मुझे इस तरह का मौका मिला कि वो क्षणों में जो वो मुझे देके गए हैं यदुनाथ थत्ते मारी के बहुत बड़े पत्रकार मैं बता नहीं सकता आपको क्या क्या देके गए हैं लोग मुझे तो द बेसिक थिंग इज दैट नॉलेज इज नॉट इंफॉर्मेशन साथ में ले लेते हो उसको सिंक इन करते हो उसको अनुभव के साथ जोड़ते हो और अनुभव के साथ जोड़ने के बाद और उसके आगे का ज्ञान ढूंढने की कोशिश वो ज्ञान आपको कहीं ना कहीं तो भी अपने लेवल पे एनालिटिकल एबिलिटी एक उसको सृजन कर संवाद अपने आप करने की आप एबिलिटी बनाता है और उसके आधार पे आपको जीवन की रचना वो जो जीवन की रचना आपको समझ में आती है वो ज्ञान है किताबों में आपको मिल जाएगा ज्ञान जो किताब लिखने वाला उसका अनुभव है और उसने जिस आधार पे जीवन जिया होगा उसका अनुभव है लेकिन आपका ज्ञान ये इस तरह से जब तक आप खुद प्रोसेस नहीं करते नहीं और सबसे मिराकुलस मैं अभी 5 मिनट पहले हिप्नोसिस की बात कर रहा था कि हिप्नोटिक ट्रांस में मैं आपके अंदर के उस क्षेत्र को टच करता हूँ और जहां पे मैं वो टच करूंगा तो कहीं ना कहीं तो वो एक आनंद मुझे पता चल जाता है कि इसका ज्ञान कहाँ पे है सर आपने हिप्नोसिस की बात की, काफी मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स से भी आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं और देख के काफी दुख होता है सर, बिकॉज ये चीज अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो मतलब देयर वर सो मेनी पीपल जिससे कि आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकते थे। ये जो लोनलीनेस ये लोग फील कर रहे हैं, ये क्या टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकता है या फिर इसमें कहीं हम मिस आउट कर रहे हैं? सबसे पहले ये है इंसान का जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी जिस ब्रेन से आप कनेक्टेड हो
वो ब्रेन का आपके माथे के साथ में, जिसको हम माथा बोलते हैं, कपार बोलते हैं, आपका फ्रंट, आपका जो माथा है उसके पास में जो है वो पूरे ब्रेन का केवल 15 से 16% हिस्सा है, और वो जो हिस्सा है उसके साथ में पिनियल ग्लैंड कनेक्टेड है, जिसको हम ज्ञान की ग्लैंड बोलते हैं, पिनियल ग्लैंड कनेक्टेड है। तो वो जो पिनियल ग्लैंड है वो केवल आपके शरीर के साथ में, उस पिनियल ग्लैंड का कनेक्ट ब्रेन के सारे जितने हिस्से हैं उन सारे हिस्सों से कनेक्ट करने वाला एक हब सेंटर, उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। यस। तो जो सांस आप करते हो तो रक्त की जो प्रक्रिया चलती है सांस के साथ में, उसका कनेक्ट है। दूसरा, हमारा एंडोक्रिन ग्लैंड्स और जो लिम्फ नोड्स हैं, ये भी उस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बहुत टेक्निकल नहीं बताऊंगा, लेकिन ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जितने ह्यूमन बींग्स आज है और जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं, केवल फ्रंटल लोब की बात करते हैं। जो मुझे अनुभव होता है, मुझे जो अनुभव नहीं होता है वो दोनों तरीके से, जो वैदिक सिस्टम है उस कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड लोग यूज करते हैं सबकॉन्शियस, कि एक अंतर्मन है। जैसे मन की भाषा में दो, इसके बाद जाऊंगा सबसे पहले, लेकिन ब्रेन की जो कैपेसिटी है, यूटिलाइजेशन हम कितना करते हैं ये लोगों के सामने आना चाहिए। 8% के बीच में के, और अभी तक जो रिसर्च आया है उसमें हम ये मान के चलते थे कि ब्रेन के न्यूरॉन्स ये रीजनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अब जो नया रिसर्च आया है, जो लेटेस्ट पिछले 1 साल के अंदर में, उसमें हम कुछ न्यूरॉन्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स से कनेक्ट करके भी फिर से रिप्रोसेस करके रीजनरेट हो सकते हैं। ये एक नया सिद्धांत हमारे सामने आ गया है। लेकिन ब्रेन के कैपेसिटी इतनी है कि जो आप 98% ब्रेन की कैपेसिटी आम आदमी यूजनल सिस्टम को यूज, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन जो है वो 8% से लेकर 11% के बीच में खत्म हो गया, जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन वाज सपोज्ड टू बी यूज्ड द मोस्ट यूज्ड ब्रेन व्हिच वाज एक्सपेरिमेंटेड। हमारी कैपेसिटी का यदि हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, ब्रेन हमारा जो है ये सबसे निग्लेक्टेड, हमारा अपने जीवन के संदर्भ हम यस। नहीं देखते हैं उसके तरफ। बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो मैकेनिकली काम करने वाले हैं। तो हम एआई के तो वो हमारे मैकेनिकल ऑर्गन का 5% हिस्सा। इसका कारण कि लोग ये भूल जाते हैं कि आपके मेरे समान लोगों ने क्लाउड यूनिवर्स के ऊपर में वो डेटा एआई को एक्सेसिबल है, उस डेटा को केवल, और वो ब्रेन से कम है, एक ह्यूमन ब्रेन से भी कम है। यानी एक ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यदि हम क्रिएट करते तो 10,000 स्क्वायर फीट का 15 फीट ऊंचाई की बिल्डिंग ऐसे 6 फ्लोर बना तो एक ब्रेन कंपेयर करें, इतना बड़ा मेन फ्रेम क्रिएट। और वो तब भी इमेजिनेशन के बाहर है कि वो मेन फ्रेम सारी चीजें जिसमें हम 5 सारे सेंसरी परसेप्शन, सारे सेंसेस, वो सारे इकट्ठा वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको देख रहा हूं, मेरे ऊपर में लाइट है, उस लाइट को भी देख रहा हूं, मेरी आपकी आवाज को भी देखने की कोशिश कर रहा हूं, कि आंखों की हलचल को, आजू बाजू में जो हलचल चल रही है उस हलचल को भी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीजें इकट्ठा हो रही है। यानी ए पे जब हम काम करते हैं, अपने साथ में करीब 40 से 50 लीटर पानी लग सकता है, उसको हम 3 बार पानी ये कर, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1300 से 1500 लीटर पंप करता है एक दिन में। आपका जो हार्ट है जो इतना छोटा सा, वो एक दिन में करीब करीब 28,000 लीटर ब्लड पंप कर। ट्रिमेंडस ह्यूमन कैपेसिटी हम रहने के बाद में भी हम एक ऐसे क्लाउड के फेंके हुए इंफॉर्मेशन के, उसको हम सारी एडवाइस मांगे, जबकि मेरे इनर यूनिवर्स में, मेरे इनर कैपेसिटी में इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपके पास में अवेलेबल है, इतने स्ट्रॉन्ग आपके पास में रिस्पॉन्डर्स अवेलेबल है। 80% ब्रेन आपके बिना किसी भी आदेश, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बाकी जो सिस्टम्स आपकी है 11 ऑर्गेनल ऑर्गेनाइजेशन है, 9 सिस्टम्स है। यानी ये थोड़ा सा टेक्निकल हो, लेकिन 11 आपके ऑर्गेनल सिस्टम्स हैं जो 9 लाइफ सिस्टम्स को मदद, वो सारे की सारी चीजें यूनिवर्स के साथ, तो आपका नेचर है, और नेचर में से कुछ भी आ जाए, कहां से भी आ जाए, तो हमें कंट्रोल या बैलेंस, जो लोग आजकल करने की कोशिश करते हैं, तो देयर इज नो कंट्रोल और बैलेंस रिक्वायर्ड, बिकॉज देयर इज ओनली वन वर्ड जिसको बोलते हैं संतुलन के, हार्मनी। हार्मनी में होना चाहिए, और वो लय आपकी है, तुरंत की लय, उस लय से जुड़ जाए तो आपको एआई की जरूरत, और एआई की जरूरत ये केवल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के। आज के जीवन में बड़े मिराकुलस, अजीब अजीब सी चीजें तैयार हो जाती हैं, कि जहां जहां पे क्रिएटिव राइटिंग में आपको, अभी एक रिसेंटली आपको हुआ होगा कि यूट्यूब आपके एआई जनरेटेड वीडियोस को एक्सेप्ट नहीं करता। इसका यस। कारण यह है कि उसका आईपीआर नहीं क्रिएट किया गया। तो जब इंसान को ये पता चल जाएगा ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एआई जनरेटेड भी आपने तैयार किया है, उसका आईपीआर क्यों नहीं भाई क्रिएट हो सकता? आप ही तो कर रहे हैं।
एआई में जो कुछ भी है वो दूसरों ने किए हुए काम का सारा जो इंफॉर्मेशन, उसका डेटा केवल आपके लिए अवेलेबल है, और उसी बेसिस पे वो कुछ ना कुछ तो भी जनरेट कर, तो वो ह्यूमन कैपेसिटी के आसपास भी नहीं है। तो इसको यदि चेंज करना होगा तो जो ट्रिमेंडस कैपेसिटी ह्यूमन बीइंग्स में है, उस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। नहीं सर, ये मतलब काफी मतलब काफी इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना। और बहुत बार सर, जैसे अभी आजकल काफी ज्यादा हो गया है कि लोग दे से दैट दे फील ब्रोकन, कि उनको उनको कोई पर्पस नहीं है, एंड दे आल्सो गेट इनटू डिप्रेशन, यू नो। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू पॉइंट आउट, लाइक व्हिच इज समथिंग इनसाइड व्हिच दे कांट नेम? एक एक जो अभी रिसेंटली 10 साल में, पर्टिकुलरली आई ओनली टॉक इन लिमिटेड ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव, यस। भारतीय जो हमारा पर्सपेक्टिव है मैंने आज से करीब करीब 20 साल पहले एक मेरे लेक्चर में मैंने कहा था कि जो इंडियन फैमिली सिस्टम है वो टूट गई है। तो 2000 में जो बच्चे पैदा होंगे, ये करीब उसी समय की बात है, ईयर 2000 में जो बच्चे पैदा, जो आज करीब 20 साल के ऊपर के हैं, 25 साल के आसपास के हैं, तो ईयर 2000 की जनरेशन इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के न्यूक्लियर फैमिलीज को, उसको भी तोड़ देगी। और ये सारे के सारे एक ड्यूअल जिंदगी, आज की जो सारी जनरेशन है जो 24 से 25 साल के बीच के या उसके नीचे, यानी जो 20 साल से लेकर 25 साल के बीच की जनरेशन है, ये सारी जनरेशन को कोई भी कनेक्ट नहीं। भारतीय जितनी व्यवस्था, इसमें मुझे मेरी माँ, पिताजी, मेरे भाई जो अपने इमीडिएट थे याद आते थे, और उनका कहीं ना कहीं पे कनेक्ट मेरे जीवन में है, और वो कनेक्ट का एक इम्पैक्ट मेरे जीवन के ऊपर में है। लेकिन वो इम्पैक्ट आज की ये जो जनरेशन है, इनके माँ बाप का भी इम्पैक्ट इनके ऊपर में नहीं है। इसका हम्म। कारण ये है, सॉरी, इनके जो माँ बाप है वो सारे के सारे उस समय के हैं जो मेरे जनरेशन के, और जो मेरे जनरेशन के लोग हैं, इनको जो पहले माँ बाप मिले थे, उनके साथ में बहुत सारे आइडियल्स, बहुत सारी चीजें, एक दूसरे को बांध के रखने वाला, एक प्यार का नाता, एक दुश्मनी का नाता, देयर वाज समथिंग व्हिच वाज साइकोलॉजिकली देयर। एक ऐसा नाता था कि कुछ ना कुछ तो भी नाते का हिस्सा बनता। मेरे सारे मौसी की तरफ से, चाचा की तरफ से, मेरे बराबरी के भाई बहन थे, उनमें सब में मैं सिंगल आउट होता था, मेरे को स्कॉलर के। तो वो जो याद है कि स्कॉलर होने के बाद में मेरा श्रेया, सो वी वर ट्रैवलिंग एंड माय वाइफ वाज सपोज्ड टू डिलीवर आफ्टर 30 डेज, और हम मुंबई ट्रैवल करने के लिए गए और उसको पेन चालू हो गया। तो वहां पे एक नियरेस्ट जो नर्सिंग होम था, वहां पे मैं उनको लेके गया और मैंने गलती से विजिटिंग कार्ड दिया। वो जो डॉक्टर वहां पे थी, ओनर, शी लुक्ड एट माय विजिटिंग कार्ड, शी वाज अफ्रेड ऑफ मी। तो मेरा बड़ा बेटा था, उसको मैं होटल में छोड़ने के लिए, तब तक मैंने कहा कि आप डिलीवरी हो जाती तो कंडक्ट कर, ऐसे करके मैं निकल गया। और मैं करीब 40 मिनट के बाद वापस, और जब मैं वापस आया हूँ तो डॉक्टर जो थी मेन, जिनका वो नर्सिंग होम था, वो भाग गई। और उन्होंने ये किया कि एक गायनाकोलॉजिस्ट को, तो मिडवाइफ थी, और मैंने देखा कि अब तो बच्चा बाहर आने वाला है, तो मैंने तैयार किया, हो गया, एंड आई कॉट माई शाइन। मिडवाइफ को मैंने कहा कि तू तैयार हो जा, मैं बच्चा डिलीवर कराऊंगा। तो आई कॉट माई बेबी। मेरी बिटिया के वो जो मेरे हाथों में पहली बार आई है, स्पर्श जो उसको हुआ है, वो उसका जिंदगी का पहला स्पर्श था। वो अभी करीब 18 साल की है, सबसे छोटी बेटी है मेरी, 18 साल की है। आज भी यदि नींद में, और मेरा स्पर्श यदि उसको होता है, मैं यदि उसको हाथ लगाता हूँ, उसकी नींद नहीं खुलती, और बाकी कोई भी उसको हाथ लगा एकदम से नींद खुल जाती है उसकी। तो उसको वो जो स्पर्श है उसके जिंदगी से, वो मेल आदमी, औरत, चाचा, किसी का स्पर्श नहीं, उसके जीवन का स्पर्श है। वो कहीं ना कहीं तो वो स्पर्श है। तो ये जो जनरेशन, ये जनरेशन को, जो हमारी जनरेशन है, उसने जिंदगी से तोड़ दिया। इसका कारण कि हम प्यार सिखाना नहीं, हम अपने आप से जुड़ना नहीं, हम अपने जीवन से जुड़ना नहीं सीखा, हम कोई समाज, हम कोई संस्कृति उनको दे नहीं पाए। और सडनली आप ये जो 20 साल के होने के बाद में अभी संस्कृति का एक बहुत अलग तरीके का प्रेजेंटेशन, जो हमारे बचपन में हमने डिनाई किया था, वो फिर से भी समझ में आ गया। तो ये एक ड्यूअल आइडेंटिटी, एक तो वो साइंस के पीछे पूरी तरह से जा नहीं रहे, उनको ज्ञान का से कनेक्ट ही नहीं है, उनका केवल जानकारी से कनेक्ट है, और उस जानकारी से कनेक्ट की वजह से वो ज्ञान से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जब तक ज्ञान आपका नहीं है, हर का ज्ञान तो बात छोड़ ही दो आप, इंटरनल भी मेरा ज्ञान मेरे साथ में नहीं। मैं हरदम कहता हूं लोगों को कि खुद को कभी स्पर्श किया है आपने? किया है कभी स्पर्श को? की पूरी तरह। तो जो खुद को आप स्पर्श करो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, और ऐसा अजीब सा लगेगा आपको कि कुछ तो भी दूसरा कोई स्पर्श कर रहा है। जितने भी यंग लोग हैं, या जितने भी आज हमारे एज के भी लोग हैं, इनका स्पर्श ही खत्म हो गए, वो अपने आप को फील नहीं करते। एंड यू फील योर सेल्फ, वहां से आपका ब्रेन का कनेक्ट आपको पता चल जाता है कि ब्रेन कुछ तो कुछ कर रहा है आपके साथ। तो वो जो इंटरनल है, जब मैं कनेक्टेड ही नहीं हूं, और मैं कंप्लीटली एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस, अंदर से कुछ आता ही बोलेगा ऐसा करना चाहिए। हेल्थ के इसमें मैं आमतौर पे सारे जितने मेरे हेल्थ के वेलनेस के वर्कशॉप्स होते हैं, मैं सारे लोगों को पहले कहता हूं कि जितना ज्ञान आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या बाकी जानकारी में किसी ने आपको बताया, किसी ने आपको कहा, वो सारा कंप्लीट सबसे पहले अनलर्न करना है, उसको कंप्लीट खत्म। और जब हम उसको खत्म कर देंगे, तो फिर नया एक छोटा बच्चा होता है ना,
जिसकी एक क्यूरियोसिटी होती है, एक एक्सप्लोरिंग की कैपेसिटी होती है, उसको सब कुछ नया लगता है, तो वो नए सिरे से खुद को समझने की, और हर किसी का ज्ञान अलग होगा जो स्वास्थ्य, बिकॉज वी हैव गॉन अहेड इनटू जेनेटिक साइंस। जेनेटिक साइंस ने वहां तक मुझे बता दिया है कि जो जीन्स आपके हैं वो कभी भी रिपीट नहीं हो, यानी कोई रिपीट नहीं कर सकता, हम क्लोन भी कभी रिपीट नहीं हो सकते। वो जो कैपेसिटी आपकी है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर आपको मिला वो सिर्फ यूनिक है, एंड इज फर्स्ट एंड लास्ट। तो जब मैं अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं, मैं कौन हूं ये, और जब राइट तक मैं अपने से दोस्ती नहीं, मैं अपने से प्यार नहीं करता, मैं अपने खुद को नहीं, तब तक मैं बाहर के जितने इन्फ्लुएंसेस है और कंट्रोल, बॉडी जो है वो कंट्रोल में नहीं है, जो ह्यूमन आइडेंटिटी है वो कंट्रोल में आ सकते। पर्सोना मैं आमतौर पे कहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी? हम पर्सनालिटी डेवलप, yes लेकिन मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, व्हाट इज पर्सनालिटी? the set of traits which define हाँ, ये ट्रेड्स और ये हम बात करते हैं। अब वेरी सिंपल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के डिक्शनरी में सोना इज हाउ अदर्स परसीव यू इज योर पर्सनैलिटी। दूसरे आपको किस नजर से देख रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी है, और हम सारे ये पर्सनालिटी ट्रेड्स ये वो कहानीबाजी करते, किस लिए right जरूरत है इसकी? हम उनको अप्रिशिएट करते हैं दुनिया में जो आम तौर के इंसानों के तरह, जो अपने तरह के दिखते हैं। मैं यदि अपने तरह का दिखता हूँ, आवाज आमतौर पे यदि मेरे से फोन पे आप बात करेंगे और मुझे प्रत्यक्ष देखें, तो मेरे एज का डिफरेंस आपने यदि मुझे देखा नहीं है और मेरे से सिर्फ फोन पे बात की है, लोग आमतौर पर मुझे 30-35 साल का समझते हैं, क्योंकि वो जो कनेक्ट मैं कर पाता हूँ, वो जो लाइवलीनेस होता है, वो मेरा यूनिकनेस है, जैसा हूं मैं। और सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है। सारे लोग जितने भी है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में, वो जो पर्सोना का डिक्टेशन है, उसके अपने अंदर के जो इंसान से डिस्कनेक्ट होके, बाहर का जो पर्सोना पर्सोना आपका है उससे कनेक्ट होके, वो तो डिप्रेशन में नहीं। मैं खुद से बात नहीं करता, मैं दुनिया से बात करता हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये मैं भूल जाता। लोग मेरे से बात कर रहे हैं, वो मैं केवल इंजेक्शन लगाते जा रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट द बेसिक थिंग इज। सो मोस्ट ऑफ द पीपल are in depression. And the another thing which has happened is that these equipments like phones, आपका मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स है, ये सारे लोगों ने आपको ऐसे यूनिवर्स से कनेक्ट किया है जो नॉन सिलेक्टिव यूनिवर्स है, एक। और दूसरा, लोग जो कुछ भी व्यक्त कर रहे हैं, जो कुछ भी व्यक्त कर रहे हैं और जिस तरह से भी व्यक्त कर रहे हैं, और केवल अपने लोगों को अपना विचित्र तरीका दिखाने के लिए जो कुछ भी आपको एक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो कुछ भी दिखा रहे हैं, जो सच्चाई नहीं है, जो सच नहीं है, वो केवल दिखावा है। उसमें से उनको क्या मिलता है? वो पैसा मिल, वो कहने की तो मैं रील्स बना के उसको मार्केट करने के पीछे, तो उसमें जो पॉपुलर होता है उसे कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो जो देख के इंसान बना रहा है उसको जिंदगी समझ, और जिंदगी नहीं है ऐसी, ऐसी जिंदगी नहीं है। जिंदगी की इससे बहुत अलग है, इससे बहुत ज्यादा अच्छी है, और मेरा जो विश्व है वो विश्व मेरे अंदर के यूनिवर्स से, एंड दैट इज व्हाट इज, यू कैन से द न्यूरल नेटवर्क। मैं बाहर के विश्व को, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, इफ आई फोर्स देम टू स्टे अलोन, वो कहते हैं लोनलीनेस नहीं चाहिए। फिर मैं शाम को दारू पी के पार्टियां करने जाऊंगा, मैं डांस करूंगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं हिल्स राइट में घूमने के लिए जाऊंगा, लेकिन वहां पे मैं अकेला नहीं रह सकता। क्या खुद के साथ रह सकते? और जितने लोगों को मैं पूछता हूँ कि क्या खुद के साथ रह सकते, उन्हें से डर लगता। डर किसका लगता है? खुद का डर, अपना नहीं। डर उनका लगता है जो साथ में उनको कंट्रोल हुए चलते हैं, सजेशंस देते हैं, वो साथ में नहीं है। उसका डर लगता है कि मैं अपने बल पे कुछ कर नहीं पाता। राइट तो ये सजेशन किस, खुद को आपने दिया। बाकी जो स्पीशीज है उनको डर क्यों नहीं लगता? बहुत छोटी छोटी स्पीशीज हैं जिनका कोई आधार नहीं, उनको डर क्यों नहीं लगता? अभी परसों एक रील वायरल हुई है जिसमें एक शहर के बीच जंगलों के साथ, उसमें एक शेर, बब्बर शेर यानी लायन, वो रास्ते पे आ गए, सारे लोग भाग गए। एंड देयर वाज वो रील में करीब 70-80 साल की एक बूढ़ी औरत है, उसने एक नॉर्मल लकड़ी, और वो आवाज सुनाई दे रहा है कि वो उसको बोली तू चला जा, तू चला जा, और वो बब्बर शेर 2-4 बार उसके ऊपर में चिल्लाया, उसके बाद भाग गया। और पीछे से आवाजें भी आ रही कि देखो बुढ़िया ने शेर को भगा दिया। अब वो शेर कोई भी भगा सकता। मुझे अपने बचपन में याद है, देयर वाज अ ट्राइबल किंग, वही नवेगांव के वर्कशॉप में जब हम राइटर्स करके, तो एक आदिवासी राजा जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसने 68 शेरों को मारा, तो उसको बुलाया गया था हमसे मिलने के लिए। वो शेर को उसने मारा कैसे और क्यों मारा और कैसे मारा, वो शेर के साथ में उसका कम्युनिकेशन क्या था, इसका उसने करीब 3 घंटे प्रेजेंट, मुझे आज भी याद है, मेरे रोंगटे खड़े हुए। पक्षियों के, जंगल के पक्षियों की, वहां पे नवेगांव बांध, यदि आप जाएंगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, 475 बर्ड्स है, अलग अलग वहां पे टाइप के बर्ड। तो वो बर्ड्स के हर ऋतु, हर सीजन की, उस आदमी ने रानभूल यानी 9 साल तक जंगल में घूमते हुए नेचर के कनेक्ट था। तो वो जो शेर से कम्युनिकेट करता था, तो वो नेचर का, या एक छोटा सा बर्ड हो जो हाथ पे भी आपके नहीं आ सकता, इतना छोटा सा बर्ड
वो भी क्या कम्युनिकेट कर और वो कैसे नेचर से कम्युनिकेट कर उनको पता था। वो जब खुद से कम्युनिकेट कर सकते थे, आवाजें, कम्युनिकेशन, उनकी बात करने का तरीका, वो क्या कह रहे हैं वो तुरंत बता देते थे कि अब ये ऐसे कह रहा है। मानवीय भाषा की नेचर ने जो नाद देना, उस नाद के आधार पे और वो जो नाद है, वो नाद लोगों के जीवन से हट गई, तो डिप्रेशन में नहीं रहे। लय और नाद ये जीवन का आधार है, वो निकल गया है। तो जो वैदिक संस्कृति है, ये लय, नाद और आपका जो इंटरनल रिदम है बॉडी का, और वो मैं मॉडर्न साइंस एंड इसका अभ्यास, पूरा वैदिक साइंस का, मॉडर्न साइंस का, कला का, और जितनी भी चीजें आपके जीवन में हैं जो मानव निर्मित, वो मानव के जीवन के लिए, उससे हम दूर हो गए। लाउड म्यूजिक बहुत लगा के नाचना, और उसमें दारू पी के ही नाचना पड़ता। अब उस लाउड म्यूजिक के साथ में बिना दारू के, ये लोगों के ध्यान में आता है, फिर भी वहां जाके लाउड म्यूजिक करके इतना भयंकर आवाज करते हैं ताकि उसमें मैं अपना अस्तित्व खत्म, और वो अस्तित्व खत्म नहीं कर, अस्तित्व से फिर से कनेक्ट कर, अपनी जिंदगी से कनेक्ट, उसको यदि आप कनेक्ट कर लो तो आपको डिप्रेशन कम, यस सर, ये बहुत बहुत ज्यादा बोल। सर मतलब पूरी दुनिया ऐसा लगता है कि ना मतलब सभी बस पैसे के पीछे जा रहे हैं। पैसा, स्टेटस, अब मेरे पास 3 बीएचके है, मेरे पास ये गाड़ी है, मतलब राइट फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड बच्चा जो है यही देख देख के आगे बढ़ता है, फिर उसको कभी खुशी भी नहीं मिलती है, जैसा आपने बताया कि क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है अपने आप से। तो ये जो पैसा, अभी सर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आ गए हैं जहाँ पे मैच में वो सैलरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर वहां पे, कि अगर आपकी आपकी तनख्वाह इतनी है तो ही आप इस लड़की से या लड़की उस लड़के से। इस पे आपका क्या ओपिनियन है सर, इतना तो होना चाहिए? सबसे पहला ये है कि जो वेस्टर्न इंडियन सिचुएशन में, हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आज से 100 साल पहले हुआ, वो हमारे यहाँ भी हो रहा है। इसका कारण ये है, सॉरी, इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है, इसमें काम करके, इतना काम करके इतना पैसा मिलता है, ये लोगों के ध्यान में आ गए, और जितना ज्यादा Got it. उनका घर है, हम्म, और वो जो घर है वो करीब करीब 16 फ्लोर्स का है, हम्म, और टोटल एक फ्लोर में करीब करीब 80,000 से लेकर 90,000 स्क्वायर फीट की स्पेस है। right. और वो पूरा घर, उसमें केवल, अब तो उनके बच्चों की शादियां हो गई, दो बेटियां चली गई, हम्म, तो दो बेटे की हम्म, बीवियां और हस्बैंड वाइफ, 90,000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना होता है? 2000 × 16 हो और गया लोग सर। देखने के लिए आते हैं कि इनका बंगला है, इनका घर है, वो देखने के लिए आता है, जिनको अपने ऑफिस से अंदर ही से, 14 लाख स्क्वायर फीट सर। हाँ, इतना स्क्वायर फीट है। उस स्क्वायर फीट में नीचे के जितने भी फ्लोर्स हैं, सारे फ्लोर्स में 6 फ्लोर पे तो पार्किंग है, उसके ऊपर में फिर क्लब हाउस है, उसके ऊपर में फिर उनका कम्युनिटी सेंटर है, पूरा का पूरा, सारा जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है वो है सारा। उसके ऊपर में, ऊपर के एक फ्लोर पे वो रहते हैं, यानी 90,000 स्क्वायर फीट वॉज अवेलेबल फॉर 5 पीपल। अब वो क्या 5 लोग 90,000 स्क्वायर फीट में, तो आदमी का घर है ऐसा लोग बोलते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा कि वो आदमी की अपनी जरूरतें क्या है? उसकी अपनी, गुजराती आदमी है, वेजिटेरियन। हाँ, यस। वो जो शेफ बनाता है, मुझे शेफ का बनाया हुआ खाना, ये जो होटेलियर शेफ है, इनका खाना कभी भी मेरे गले नहीं उतरता है। मैं होटल में जाके खाना नहीं, तो वो भी बाहर का खाना नहीं, वो घर का खाना खाता। मैं तो मिला हूँ कई बार उनसे, खाते हैं, दाल खाते हैं, और उसके साथ में कोई, क्योंकि डायबिटिक है तो मीठा नहीं खा सकते, तो उसके साथ में, और खाने के पहले दवाई खाते हैं, खाने के बाद दवाई खाते हैं। उसकी खाने की कॉस्ट, और जो रास्ते पे मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी खाने, नहीं, एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क है? नहीं, नहीं, यस। तो जो सबसे बड़ी बात है कि जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ ये नई एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का नया कंसेप्ट, ये लोग, क्योंकि आजकल नौकरी के लिए मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, यंग यदि 25-30 साल के नीचे के हैं, तो सबब से सेंट्रल मुंबई जाना है या साउथ बॉम्बे जाना, तो मैं एसी आपका ये ले लूंगा, लोकल ट्रेन, उसमें बैठ के चला जाऊंगा, एक आध बार बहुत भीड़ होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। या राइट। फिर जहां मेट्रो से चला जाऊंगा, मुझे हाँ, जरूरी नहीं है कि मैं गाड़ी में जाऊं। तो कई बार लोगों को लगता है कि साहब कार में नहीं आए, हम्म, मैं कहा नहीं, कभी नहीं आया, क्यों, क्या जरूरत है कार में आने की? मैंने कहा जितने जल्दी मैं पहुंच गया हूँ 45 मिनट में, कार में 3 घंटे में पहुंच। और मुझे लग्जरी, आप, दूसरा है कि आई नॉर्मली आस्क पीपल कि आपको एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, कि पहाड़ों में जाने के बाद में जो नेचुरल हवा है, वो पहाड़ों की बर्फ भी अच्छी लगती है, पहाड़ों का ठंडी हवा भी अच्छी लगती है, उसमें पहाड़ों का धूप जो आती है वो भी अच्छी लगती है, जो ये था। विंड चलते हैं अलग अलग, वो आपको जिंदगी से
परिपूर्ण कर। तो ये जो आर्टिफिशियल एसी है इसकी वजह से तकलीफ होती है, लेकिन मुझे एयर कंडीशनर अपने घर में चाहिए नहीं। तो ये जो कैलकुलेशन हम इकोनॉमिक एक लाइफस्टाइल को हम इकोनॉमिकली कैलकुलेट करके उसके बाद में पैसे का कैलकुलेट, जबकि जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत मेरे अपने लिए सोने के लिए बहुत अच्छी साफ सुथरी जगह होनी, खाने के लिए अच्छा खाना मिलने जो मेरे पसंद का, अच्छा खाने का मतलब होटल में जो मिलता है वो अच्छा खाना जो मुझे पसंद। जैसे परसों में आपको मराठी खाना पता है कि नहीं पता है, मुझे पता नहीं है खाने। यस। और बेसन का झुनका बनाते हैं प्याज डाल के, वो झुनका भाकरी और उसके साथ में हरा ठेसा, हरी मिर्च का अभी मैं कह रहा हूं मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो वो जो भाकरी ठेसे का आनंद है, या भाकरी और पिठला का आनंद है, या भाकरी झुनका का, वही सब्जियां जो भारतीय हमारे घरों में बनती है, वो पूरे विदेशी लोग आके हमारे यहाँ खाने के लिए, खाना खाने के लिए जितने विदेशी आते हैं वो पागल हो गए, कहते हैं ये खाना आपने 1 घंटे, और सारा रॉ मटेरियल भी आपने प्रोसेस भी आपने किया, कुक भी आपने किया, अनकुक भी जो रखना था वो भी आपने कहा, इसमें कुक्ड है, अनकुक्ड है, रॉ है, लेकिन कोई भी प्रोसेस नहीं और कोई केमिकल नहीं, सारे नेचुरल मसाले डाले, ऑयल बहुत कम यूज, तो इसको टेस्ट कैसे आ गए? मैं कहा इन सारी चीजों के जो नेचुरल इंग्रेडिएंट का जो नेचुरल टेस्ट है वो आपके पैलेट को वो जिंदगी से टच करना है। तो जो उस रिवॉल्यूशन से, वो जो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चली थी, ये जो बाहर आ रहे हैं वो आपकी जिंदगी के पीछे, जो भारतीय जिंदगी, जो हमारी वैदिक लाइफस्टाइल, वो मिट्टी से कनेक्ट है, जो मिट्टी से निकले पानी, मिट्टी के आपका जो मटका होता है उसमें से पानी निकाल के आप जब पीते हो ना तो जिंदगी खुश हो जाती है, वो आनंद आपको फ्रिज के पास। तो वो जो आर्टिफिशियल एक इकोनॉमिक रेस लगी हुई है, वो रेस केवल अपने एग्जिस्टेंस की, आपके एग्जिस्टेंस के लिए इकोनॉमिक्स की, यदि आप अपने लिए रहते, लोगों के ध्यान में आना जरूरी है। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लगता है आजकल के लोगों को, लेकिन यदि आप रिकैलकुलेट करोगे तो इन आनंदों के बाहर आप निकलोगे नहीं। राइट। मेरी जिंदगी वही, उसके अलावा क्या है? मेरे पसंद का खाना, इसी के लिए तो जिंदगी जी रहे हो। राइट। और वो जो पसंद का खाना है वो आप घर का खाना ही होता है, कोई नहीं हो सकता, प्रोसेस्ड खाना नहीं हो सकता। जो बर्गर जनरेशन है हमारी सारी, तो मेरे बच्चों के समय से बर्गर जनरेशन है, उसकी वजह से सारे फैट हो रहे हैं, बहुत यस। ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जमा हो करके, वो कम करने के लिए फिर से पैसा चाहिए। यस। यस। और जो इंडियन सिस्टम हम ऋतुचर्या लोगों को सिखाता हूं कि हमारा जो वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा में भी ऋतुचर्या, ऋतुचर्या का मतलब ये है कि मिट्टी, जिस मिट्टी पे आप रहते हो, उस वातावरण में आप जिंदगी जीते हो, आपकी जो अपनी प्रकृति है, जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, में जो चीजों को एब्सॉर्ब करना चाहती है, उसके आधार पे आपका न्यूट्रिशन तय है। यस। और हमारे डायरेक्ट डाइट और न्यूट्रिशन के सारे नियम इसके खिलाफ है, पूरे के पूरे। जो कैलकुलेशन बताते हैं कि ये रॉ फूड खाना चाहिए जिंदगी के लिए अच्छा, तो हम रॉ मीट क्यों, पहले तो मानव रॉ मीट ही खाता, बिना पका हुआ मीट ही खाता, यस। लेकिन वो आज की कैपेसिटी हमारी, क्योंकि व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव रिड्यूस्ड द कैपेसिटी टू बी अलाइव। जैसे मैं ब्रेन के बारे में कहता हूँ ना, जीवन जीने की जो क्षमता है उसको मॉडर्निटी है, फिजिकल कैपेसिटी आपके पास में है, लेकिन उसको कम कैसे करो, और फिर वो कम जो कैपेसिटी है यंत्रों से, आर्टिफिशियल जिंदगी से जोड़ के, ये भारत में हो रहा है आज, जो हमारी नई जनरेशन है और जो पुराने लोग भी है। दिस इज व्हाट इज सर बहुत सारे लोग बात करते हैं जैसे ट्रॉमा का, कभी कभी किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ था, कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, या कुछ फैमिली में ही ऐसी कहानी हो गई जो कि उस इंसान को पूरी जिंदगी भर एक वो ट्रॉमा उसके आंखों के, तो वो ट्रिगर करता है। तो सर इसको हीलिंग से कैसे ठीक करते हैं, या फिर इस ट्रॉमा का सी यू टू अंडरस्टैंड इज कि ट्रॉमा जो हम एक्सपीरियंसेस करते हैं, उन एक्सपीरियंसेस का इम्पैक्ट हमारे इंटरनल जो सिस्टम है उसको, जिसको हम ट्रामा, वो आसान तरीके से आपको समझाने की, क्योंकि ये कॉमन मैन के लिए है कि मैं इसको एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से सॉरी कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से इसलिए बोलूंगा। इसका कारण ये है कि मेरे साथ में यदि कोई अपघात होता, कोई ट्रॉमा होता है, आई मीट विद एन एक्सीडेंट, कि बहुत भयंकर एक्सीडेंट मेरा हुआ और उसमें कोई हड्डियां मेरी टूट गई, या कोई वुंड बहुत ज्यादा, मुझे रिकवर होने के लिए कितना समय लगता है, यानी पहला जो पेन रिस्पॉन्स है, वो पेन रिस्पॉन्स आपका कितना बड़ा आपके ऊपर में आघात हुआ है, लेकिन राइट। बॉडी सिस्टम आपको दर्द को सहन करने की क्षमता ये पहले 15 से 20 मिनट में दे। और यदि राइट। बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपके ब्रेन को इतनी स्ट्रांग कैपेसिटी है कि उस पार्ट का जो पेन है उसको रिड्यूस करने के लिए जो रियलाइजेशन प्रोसेस है पेन की, उसको इंटरनल प्रोसेस में डिस्कनेक्ट कर देता है अपने आप। हम्म। और वो जो ट्रॉमा होता है, वो ट्रॉमा हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं क्योंकि वो मेरे से कनेक्ट है। आपने जो अभी पूछा वो दूसरे से कनेक्टेड ट्रॉमा जब हम यस। देखते हैं, उसके अब तो दूसरों से कनेक्टेड ट्रॉमा के बारे में वी हैव गिवन वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशंस टू अवर ओन सेल्फ, विच वी गिव। जैसे डॉक्टर हम पढ़ने के लिए जाते हैं, सबको पता है जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, तो कई बार मुझे इंजीनियर्स आके पूछते हैं कि सर वो इंसान की बॉडी काट, मैं कहा हाँ काटने लगाते हैं, लेकिन वो डेड बॉडी होती है,
वो तो पत्थर है, उसको हम काटते हैं, वो ऑर्गन कहाँ से पता चले। और फिर जिंदा इंसान को जब तो काटते हुए, क्योंकि जैसे हमने कोई कट लगाया, के लिए मैंने आपको ऑपरेशन थिएटर में लिया, आपको बेहोश कर दिया, और बेहोश करने के आपके शरीर को, तो बेहोश इसलिए करते हैं क्योंकि आपके ब्रेन को हम कह देते हैं कि भी शांत हो जा, अब ये जो हम काट पीट करेंगे, रियलाइजेशन आपके जो फ्रंटल लोब है, जो पेन रियलाइज करने की मत दे करके उसको चुप कर देते। फिर भी बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि बॉडी बीच बीच में वो पेशेंट, तो सारा खून उस तरफ जा रहा है जहाँ पे हम काटने वाले हैं, तो बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड है उसको बचाने। तो हम जो काटते हैं, ब्लड एकदम से ऐसा फ्लो बाहर आ जाता है, वो फ्लो बाहर ना आए इसके लिए एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं। यानी ब्रेन इतने आदेश ना, फिर भी आदेश देता है, और वो कट करके बॉडी जब हम उसको ये करते तो वी कम्युनिकेट विद द बॉडी कि तू भाई अब मदद कर दे, क्योंकि शरीर में से अंदर का ऑर्गन यदि ऑपरेट करना होगा तो वी हैव टू रीच दैट ऑर्गन, और उस ऑर्गन को हमें अपने तरीके से करके, फिर वो ऑर्गन हमारी बात मानता नहीं है। द ऑर्गन डजंट लिसन टू यू, द ह्यूमन बॉडी डजंट लिसन टू अस। तो वो उसको सहज करना पड़ता है, और सहज करके फिर उसके ऊपर में काम करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि सर सक्सेसफुल हुआ, हम कहते 60% हो गया, इसका मतलब जो ऑर्गन हम काम कर रहे थे उस ऑर्गन ने हमें कोऑपरेट नहीं किया। अब ये इमेजिनेशन, तो जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स उसको वो ट्रॉमा नहीं लगता है उस समय, क्योंकि उसने रेजिस्ट किया हुआ है। तो जो 3 लेयर हमारे इसके हैं, अब मुझे माइंड कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। जो एज एन साइंटिस्ट वी डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, बट द कंप्लीट इंडियन सिस्टम विच इज कंटिन्यूसली बेस्ड ऑन बिहेवियर, मानवीय बर्ताव के आगे हम इंसान के तरफ जाते हैं। शरीर जो है वो आपके तरफ से मानवीय व्यवहार की तरफ जाते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। मन की कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हो करके मैं केवल आप बताता हूँ कि देर 3 मन है। एक तो आपका चेतन मन है, जो अभी राइट। होता है, मृत्यु का एहसास है। और एक दूसरा तीसरा मन आपका है, जिसको हम प्री कॉन्शियस बोलते हैं। सारा जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड है। हम जब पैदा होते हैं, आपको शायद पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता है कि जो भी आज आप हो, ये शून्य से लेके, है ना, अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस, अवचेतन मन जो है, वो अवचेतन मन आपका जो है, वो आपको आज जो आप हो वो तैयार करता है। और उसकी तैयारी जब आप माँ के गर्भ में आते हो, वहां से ले जो माँ का लय है जीवन की, उससे जब आप कनेक्टेड होते हो वूम के अंदर में, वहां से शुरुआत होता है। और उसके बाद में 7 साल तक आपका कंप्लीट चित्र जो रिकॉर्डिंग है पूरा हो जाएगा। यानी जो आज आप हो, 0 से 7, इन वर्षों में आपका चित्र पूरा है। और हम क्या करते हैं 7 साल तक के बच्चे, आपका यदि अपना बच्चा होगा, कितने साल का होगा, यदि आपका 6-7 साल के बच्चे यदि आपके आजू बाजू में जितने भी, हम क्या ट्रीट करते हैं उनको, हम कोई सीरियसली लेते हैं उनको? हम अपने सारे मैनिपुलेशन उनके सामने करते हैं। राइट। उनका ब्रेन, आज जो आपका ब्रेन कैपेसिटी, जो एक्सप्लोरी को जोड़ने की कैपेसिटी है, जो एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है, इससे 30 गुना ज्यादा स्पीड से 0 से 7 का जो सारी चीजों को एब्सॉर्ब, और आपका चित्र तैयार हो जाता है पूरा। और जिंदगी की शुरुआत जो वो लोग अपने से जुड़ना शुरू करते हैं, वो 10 साल के बाद करना शुरू करते हैं। और वो जो 10 साल के बाद के लोग हैं, वो आज सारे लोग हैं आज जो ये मान के चलते हैं कि लोगों का जो जीवन है, जो वातावरण है, उस वातावरण के आधार पे। तो ये जो अवचेतन मन आपका है, वो प्रीकॉन्शियस है। प्रीकॉन्शियस का मतलब अवचेतन। ये जो रिकॉर्ड जो आपने अनुभव लिया हुआ, कई बार आपने देखा हुआ या नहीं देखा, लेकिन वो सारी चीजें आपको एब्सॉर्ब कर लेते, आपका ब्रेन एब्सॉर्ब कर लेते, और उसको अनुभव के आधार पे आपके अचेतन मन में डाल देता है, जहां आपको एक्सेस नहीं है। प्री कॉन्शियस को भी आपको एक्सेस तब होता है कि जैसे मेरे साथ में एक स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का, जिसके साथ में मेरी हरदम कंपटीशन चलती थी, क्योंकि वो मैथ्स में मेरे ज्यादा अच्छा था, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था, वो मैथ्स में मेरा बहुत अच्छा था। तो करीब करीब हम दोनों भी जब 40-42 साल के हो गए, तो अचानक एयरपोर्ट पे मेरे सामने आ गया। अब मेरे तो बिल्कुल पक्का दिमाग में था, और मेरा एक जो आपका वीडियोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं ना, कि कंप्लीट पिक्टोरियल मेमोरी, तो मुझे पूरा इंसिडेंस वीडियोग्राफिक। तो मैं उसके सामने के एयर इंडिया की फ्लाइट, और बाय चांस ये हुआ वो भी मुंबई से नागपुर आ रहा था और मैं भी मुंबई से नागपुर आ रहा, हम दोनों नागपुर के, तो हम दोनों वही फ्लाइट में बैठ गए एयर इंडिया में। तो जब हम बोर्डिंग पास लिए, तो मेरे सामने था, मैंने उसको पहचान लिया, और मैंने उसके सामने जाके उसको वो जो मैं हमारा बचपन का एक दूसरे से हम बात करते थे, उस इसमें उसको मैंने कहा कि अब तू भाई मराठा, उसका नाम मराठी था, उसको मैं मराठा सॉरी, तो मैंने कहा ये मराठा, पहचाना कि नहीं पहचाना? तो ही डिड, उसने नहीं पहचाना। मैं कहते तू कौन है, क्योंकि मैं बचपन में अलग था और अब एकदम अलग। तो
उसने नहीं पहचाना मुझे। तो मैंने बोला अभी हम एक ही फ्लाइट ले रहे हैं, सेम फ्लाइट में, तू कितने दिन नागपुर में रहे? उसने कहा मैं 5 दिन रहूंगा। मैं कहा 5 दिन तक तेरे को नहीं बताऊंगा, और 5वें दिन जब तक यदि तू नहीं रियलाइज कर पाए तब तेरे को याद दिलाऊंगा कि मैं तो, तब तक हम दोस्त करेंगे। तो वो उसका रिस्पॉन्स बहुत अजीब सा, क्योंकि वो बीआरसी के एक पर्टिकुलर डिवीजन का है, मैं उस समय एक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था। तो हम दोनों अपने अपने लेवल पे जो एक मास्क, हम जो एक आपका ड्रामा क्रिएट करके जा रहे हैं वो ड्रामे में, और वो 5 दिन तक उसको रोज डिस्टर्ब किया, मुझे नहीं पहचान गया 5वें दिन, क्योंकि मैं अभी का जो मेरा अस्तित्व है और उसको यादें दिला रहा था बचपन की, नहीं उसको याद आ रहा। जब आखिरी दिन मैंने उसको कहा कि अब मैं नहीं आ रहा हूं तेरे साथ में, लेकिन तू अब नहीं याद कर तो मैं बता दूं मैं कौन हूं। वो करीब 3 मिनट तक ही वॉज इन टीयर्स कंटिन्यूअसली। और जो ट्रॉमा की आपने बात की थी, तो वो सारी बातें याद आई जो बचपन में हमने एक दूसरे के साथ की थी। हम स्कूल में साथ पढ़े थे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हम साथ पढ़े, उसको सारी बातें याद, और उसमें जो मेरे से सुपीरियर बनने की वो सारा उसको याद आ गया, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। ट्रॉमा जो है वो एक्सपीरियंस हमने सजेस्टिव ट्रॉमा बोलते, यदि अपने शरीर का जो ट्रॉमा होता है वो ट्रॉमा, ये बाहर की चीजों को या किसी इंसान के शरीर को काट के जो कुछ भी आप ठीक करने के लिए काटते हैं, उस अनुभव को ट्रॉमा के स्वरूप में, तो जो दुख है, पेन, ट्रॉमा है, ये हमारे फ्रंटल लोब को एक्सटर्नली इसको दिया हुआ, वो सजेशन के, तो जीवन में पेन को प्लेजर में आप, पेन इज सपोज टू बी एक्सेप्टेड एज प्लेजर, उसका आनंद ले सकते हैं। जो वैदिक हमारा कंप्लीट परंपरा है, उस परंपरा में दर्द का आनंद लेना, आनंद का आनंद लेते हैं, जिसको हम अच्छा मानते हैं उसका आनंद लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि आपको रियलाइजेशन होते हैं वो दर्द में होते हैं। तो जो एक्सटर्नल ट्रॉमा है वो ट्रॉमा परसेप्शन से है, हाउ आई परसीव द थिंग्स, दैट इज परसेप्शन। तो हमने परसेप्शन ही ऐसे क्रिएट किए हैं कि जिससे हम जो अनुभव नहीं लेने चाहिए उसके स्ट्रॉन्ग सजेशंस देने की कोशिश की, जबकि जिंदगी का अनुभव वो दर्द का, नॉर्मल आनंद का, स्पर्श का, हर चीज का आनंद है। बाकी सारे जितने आसानी से आपको लगता है कि हम कर पाते हैं उनको हम आनंद बोलते हैं। लेकिन जो असह्य होता है, जो वेदना होती है, उस वेदना को, एंड द नॉर्मल रूल ऑफ लाइफ इन द बिहेवियर इज दैट एज मेनी थिंग्स यू डिनाई, तो चीजों को आप एक्सेप्ट करने से वो चीजें आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे। और ट्रॉमा का ऐसे ही दर्द, मतलब सर कि वो आदमी उस चीज को डिनाई करने के लिए वो ट्रॉमा कंटिन्यूअस उसके साथ रह आप रही है। मेरे को नहीं जाना है कहीं, आपने तय कर दिया, जैसे बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर है हमारी, जो कई बार मंत्री बनी, अभी भी है, जिंदा है बेचारी, मध्य प्रदेश की। एक दिन मैं फ्लाइट में जा रहा था, वो पूरा स्टाफ जो था, शी वाज द कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी, और मैं भी उसी फ्लाइट में जा, बहुत तहलका मचा और फ्लाइट डिले होने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते नहीं मंत्री जी आई है और उनको डर लगता है। मैंने कहा किस चीज का डर लगता है? कहते वो जो फ्लाइट में बैठती है तो उनको लगता है कि मैं मर जाऊँ, कि मैं फ्लाइट में बैठूंगी और मैं मर जाऊँ, वो फोबिया था। मैंने जैसे कहा सर कहाँ है मतलब, हाँ? मेरे को सर ब्लड टेस्ट से बहुत बड़ा फोबिया है, वो जैसे आपने दिया हुआ सजेशन है हाँ टेस्ट का, क्योंकि रक्त, अरे रक्त तो हाँ हमारे अंदर में है, उसको क्या नहीं देखना है, वो तो रोज है आपके अंदर में खेल, वो आपको जिंदा रखा और उसको नहीं देखना है। तो उनको फोबिया था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि पब्लिक पॉडकास्ट है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे को मंत्री, तो मैं मंत्री से मिलने के लिए करीब 12 मिनट उनके साथ में, कुछ उनको हाथ पकड़ा, मैं कहा चलिए कुछ नहीं होगा। और फिर मैं, बिकॉज शी उनको रिलैक्स हो गए थे, तो उन्होंने अपने बाजू के सीट और कहा कि नहीं इनको यहाँ बिठाओ मेरे बाजू। और जब वो फ्लाइट से तक उनको एक बार भी मरने का डर नहीं, एक बार भी नहीं लगा, एंड इट वाज ओनली, यू कैन से आई मेड हर माइंड एम्प्टी। मैंने पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन किया, उनका माइंड खाली कर दिया पूरी तरह से, एम्प्टीनेस की तरफ लेके गया, तो उनको इंटरनली कनेक्ट, वो ये भूल ही गई कि वो हवाई जहाज में, और आज तक मेरे को याद करती है, कहती ये आदमी के वजह डर, मरने का डर चला गया, आज भी याद कर। बहुत बड़ी पब्लिक लीडर है, बहुत बड़ा पब्लिक आइडेंटिटी है, और अकेली रहती है, साधु है, और वो सन्यासी नहीं है, नेतागिरी करती है, लेकिन सन्यासी नहीं, मुख्यमंत्री भी थी। तो इतनी बड़ी होने के बाद में भी शी वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर दैट टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंत्री, तो आज भी याद करती है मुझे, क्योंकि उनका वो मैंने निकाल दिया। कहती निकाला कैसे? मैं क्या वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके तो सारे जो धार्मिक वेद है वो सारे ढूंढ लो वेदों में, मैं नहीं बताऊंगा कैसे किया था। वो आज भी याद करती। तो जो डर है, जो ट्रॉमा है, जो फियर है, वो फियर साइकोसिस हम बचपन में भी बच्चों को बोलते हैं ना कि तू नहीं सुनेगा, भूत को, जब भूत आते हैं, डर पैदा करते हैं बच्चों को सीधे तौर पे अच्छी चीजें सिखाने के लिए। तो डर के आधार पे जिंदगी जीने की, क्योंकि डर है नहीं इंसान के नहीं, हमने पैदा किए हैं सारे डर, क्योंकि हमारा वातावरण है जो डरों को। सो द ट्रॉमा परसेप्शन इज बेसिकली दैट देयर इज, यू हैव टू टेक द प्लेजर ऑफ पेन, एंड द मैक्सिमम प्लेजर ऑफ पेन सबसे बड़ा है हमारा जन्म जो हुआ है, हमने माँ को जो दर्द दिया है, ये कभी किसी को याद है? जब हम पैदा होते हैं हमारा सिर पहले बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है, मदर जो डिलीवर करती है, उससे बड़ा रियलाइजेशन ऑफ पेन दुनिया में। और वो पेन जाने के बाद में क्या होता है, जब वो बच्चा बाहर आ जाता है, माँ के शरीर में दूसरी प्रक्रिया कि जैसे वो आवाज, रोने की आवाज बच्चे की आ जाएगी, तो माँ के शरीर में से दूध, यानी इतने बड़े पेन से नहीं, उससे शरीर को चिंता किस बात की है कि मेरा बच्चा भूखा होगा, उसको दूध पिला दो।
ये जो पेन हम इसका जो रिस्पॉन्स है वो साइकोलॉजी में बहुत अभ्यास हमने किया, लेकिन उसके आधार पे डर जिंदगी तो जीना ही है, लेकिन जीने का जो डर है वो ट्रॉमा में आप, क्योंकि हम जीने से डरते हैं। अरे जिंदगी तेरी है, रोज तेरे को जीना है, जीने से डर क्यों रहा है? जीना तो पड़ेगा ही। और कभी एक आध बार ऐसा होता है कि जो कुछ भी सामने आ जाए मैं सहन कर, वो कहां से आता है? तो दैट्स बेसिकली द प्रॉब्लम इज दैट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारे साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि हम फ्लाइट या फाइट, जबकि इंसानी मैकेनिज्म शरीर का जो एक पूरा, जिसको यंत्र भी नहीं बोलते, समथिंग बियॉन्ड, बिकॉज ह्यूमन स्पीशी के बराबरी की दूसरी स्पीशी पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं है। बिलियंस ऑफ स्पीशीज है, लेकिन हमारे तरह का स्पीशी कोई दूसरा है नहीं। और हमें वो जो न्यूरो जो है वो गिफ्ट इट्स ओनली बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल कैपेसिटी विच वाज गिवन टू यू एज एन कैपेसिटी विच वाज सिंगल्ड आउट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, जो एक नेचर ने क्रिएट कर दिया। हम उसको डिनाई करके प्राणी बने ट्रॉमा से डरती। तो ट्रॉमा निकालने के लिए मुझे 15 मिनट लगते हैं। मैं जब मेडिकल राउंड लेने के लिए जाता हूँ तो मैं तो साइकेट्रिक पेशेंट, जिनको आमतौर पर लोग पागल कहते हैं, उनको देखने के लिए जाता हूँ, क्योंकि द पीपल हु कम आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल्स इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, दे आर नॉट द पेशेंट whom we want to treat. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और आप, मुझे पता चल रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उस स्टेज में यदि पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास आता है तो वो हमें चाहिए, जो अभी कोविड के बाद। यस। लेकिन जब पूरी तरह से प्रयोग हो जाते हैं उसके ऊपर और हम उसको सिंगल आउट कर देते हैं कि ये पागल है, तब तक साइकेट्रिस्ट के पास देयर इज अ सडन अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। वो बहुत अच्छा है वैदिक लाइफ में, या जो हमारा मॉडर्न साइंस है, मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस है। इसका कारण ही ये है कि आपके मानसिकता से आपको कनेक्ट कर, मन के अंदर की स्थिति को और वो यदि आप कनेक्ट कर लोगे तो यू विल बी इन यू कैन से अ नॉर्मल रिदम विद द नेचर, और नेचर आपसे सब कराने और आप नेचर के साथ में। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, द कंसेप्ट ऑफ हीलिंग इज कनेक्टेड टू यूजिंग internal and external capacity of the body to reverse the process which we normally do in learning and unlearning. आपने कोई चीज सीखी हो, उससे यदि नई चीज मुझे सिखानी हो, मुझे जो पिछला ज्ञान आपका है उसको इरेज करना पड़ेगा। राइट। इसका कारण कि वो प्रेजुडिसेस को, द हीलिंग इज डन बाय एन इंडिविजुअल with the help of reversal process. So the healing process is facilitating the corrective measure, the regenerative, you can say the capacity of the body without informing your frontal lobe. यानी आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसको न बताते हुए, तो आपकी अंतर्गत क्षमता है, उस क्षमता को अपने आप से जोड़, आपके अपने हाथ से आपको ठीक कीजिए। हीलिंग को हम बोलते हैं कि यदि देयर इज अ वेरी इजी वर्ड व्हिच इज नोन टू पीपल इज क्योर। वैदिक साइंस के ऊपर मैं जाऊंगा कि वेद, इन द एलोपैथिक साइंस वी लुक एट द सिम्टम्स, और मुझे पहले सामने सिम्टम्स क्या आ रहे हैं वो आप बताते हो या दूसरा कोई बताता है आपको कि इनका ऐसा होता है और ये प्रॉब्लम है और ये ठीक करता है। दैट इज व्हाट इज टोल्ड बाय समबडी, और यू रियलाइज इट एंड यू टेल इट। साइकेट्रिक पेशेंट में मोस्टली पेशेंट नहीं बताता है हमें कुछ भी, मोस्टली पेशेंट डिनाई करता है जो उसके साथ हो रहा है। ये साइकेट्री में होता है। तो हमें वो जो कह रहा है उसके ऊपर में विश्वास नहीं, हमें उस तरफ देखना होता है जो उसके साथ में हो रहा है लेकिन उसको नहीं पता चल रहा है। दैट इज इलाज करते हैं। दिस इज व्हाट एलोपैथी इज। और फिर यदि वो इलाज आपका मेडिसिन से हो जाता है तो मेडिसिन से करेंगे, नहीं होगा तो नहीं, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, अब हमें डीपर डायग्नोसिस कर, तो हम इमेजिंग में जाते हैं। इमेजिंग का मतलब ये है कि आपके अंदर में क्या हो रहा है इसको ढूंढने की, और उसकी तस्वीरें, उसके फोटोग्राफ्स निकालते हैं, जिसको हम एमआरआई, उसको हम सीटी स्कैन बोलते हैं, पेट स्कैन बोलते हैं। हम इंटरनली जाने की, और पेट स्कैन में सेल को, जो सेल का कॉम्बिनेशन है, जो एक सेल की बिल्डिंग, यानी जितने हम मॉडर्न होते हैं उतना हम माइन्यूट, लेकिन पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि हम वो जो सिम्टम आपने बताया हुआ है, इट इज क्यूरेटिव, और हर रोज आके सुबह डॉक्टर आपको पूछेगा कल से बेटर लग रहा है आपको, और आप कहते हो हाँ बेटर लग रहा है, लेकिन क्या सही में बेटर लगता है? तो उसमें से सिर्फ एक ही सिम्टम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है विच इज पेन, और हम कहते हैं पेन कम होने लगा है, अब तो मैं कुछ भी कर लूं। क्या पेन कम करने से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम पेन कम करने से बोलते हैं कि मैं ठीक हो गया, और धीरे धीरे करके खुद को विश्वास देना शुरू करते हैं कि वो मेरी बीमारी ठीक होने लगी। 90% जब मैं पेशेंट को ट्रीट करता हूँ, यदि मेरा सर्जिकल पेशेंट है, मेरा पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है और दूसरे सर्जन का उतना जल्दी रिकवर नहीं करता। इनके दोनों के बीच का जो गैप है वो हीलिंग है। हीलिंग प्रोसेस में मैं जब आपके ऊपर में यदि कोई क्यूरेटिव जो आपको ठीक करने की प्रोसेस कर रहा हूं, तो वो जो ठीक करने की प्रोसेस है, उस अपने आप को ठीक करने की कैपेसिटी को भी आपको मैं फैसिलिटेट कर, इंस्टिगेट कर।
खुद को ठीक करने की कैपेसिटी को भी मैं लगातार, और वो जो खुद को ठीक करने की कैपेसिटी वो मेरी नहीं है, वो आपकी है। और वो आपकी जो प्रोसेस है वो हीलिंग करती है, मैं केवल क्योर करता। सो द हीलिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच इज इंस्टिगेशन ऑफ बीइंग अलाइव। हुँ, जिंदा रहने की मेरी जो कैपेसिटी है वो मेरे सारी यंत्रणाओं में है, मेरे नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन के साथ में श्वास लेने की जिंदा रहने की प्रक्रिया, अलग अलग केमिकल्स, हार्मोन्स, अलग अलग बाइल जूसेस, जो केमिकल फॉर्मेट में बॉडी आपकी आपको सपोर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी जरूरत है वो सारा आप करते हैं, जिसको हम इम्यून सिस्टम करके आजकल बोलने लगे और बड़ा अच्छे से समझने लगे पोस्ट कोविड। तो जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम इज ए हीलिंग सिस्टम। वो आपके अंदर के जो बैक्टीरियाज है, जैसे 36 बिलियन आपके अंदर में रोज जाते, वो सारे बैक्टीरियाज, इनकी सेना है पूरी अंदर। और आपकी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में से जीवित रखने के लिए जो जो कुछ भी चाहिए, दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल इनसाइड द बॉडी एंड इट हैज एन कंप्लीट कनेक्ट। जैसे हम अभी फोन से अलाइनमेंट विद द इंटरनल सब्सटेंसेस, जो आपके अंदर के लय है, उस लय के साथ में जोड़ के तो आपकी क्षमता आपको ठीक करने के लिए जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल सिस्टम्स, इंटरनल केमिकल्स, इंटरनल गैसेस, उसको जब हम इकट्ठा लेके आप तो आपका हीलिंग हो। मैं दर्द ऐसे हटा देता हूँ। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि एक वर्कशॉप चल रहा था हाँ, और एक लड़की का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो गया, उसका जो नॉर्मल पीरियड चालू हो गया और उसको बहुत सीवियर पेन होता। तो वो बात करते करते पेट का हाथ लगा के देखो शी वाज इन सीवियर पेन, भयंकर पेन में। तो मैंने 2-3 बार देखा कि वो पेन में उसके चेहरे पे दिख रहा है और वो हुँ, पार्टिसिपेट नहीं कर, और नॉर्मल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वर्कशॉप चल रहे हैं जिसमें आपके मेंटल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, दो वो चल रहा है मेरा वर्कशॉप। मेरे को ध्यान में आया कि ये बार बार डिस्टर्ब हो रही है और इसको रहना है लेकिन वर्कशॉप में। तो मैंने उसको कहा कि आप एक 15 मिनट का ब्रेक लेते, सबको कहा छुट्टी, सबको जाओ 15 मिनट के बाद उसको बोला चल तू आई विल टीच यू समथिंग, ऐसा करके उसको आई जस्ट मेड हर लाई डाउन हुँ, पीठ के ऊपर में, और उसका नेवल के ऊपर में मैंने उसका जो कंप्लीट मसल्स, और उसको मुझे 5 से 7 मिनट लगे होंगे उसको। उसके बाद में 10 मिनट मैंने कहा कि इसी पोजीशन में सोई रहे, ऐसा ही ब्रीदिंग करती रहे। मैं 15 मिनट के बाद आऊं, और वो जो गैप मैंने दी थी उसके बाद में उसके पास में मैं 20 मिनट के बाद गया, चल दर्द खत्म हो गया था। एंड हुँ, देन शी पार्टिसिपेटेड आफ्टर दैट 4 आवर्स। तो एक बार भी पेन रियलाइजेशन नहीं, वो घर गई और घर जाने के बाद रात को 11:30 बजे उसको नंबर, तो 11:30 बजे उसका कॉल आता है और मुझे कहते हैं कि सर अब मेरे को पेन चल, यानी जैसे गैप ऑफ 7 आवर्स जो मैंने किया था, जो उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी थी, उस कैपेसिटी ने उसको 7 घंटे तक पेन तकलीफ हो रही है लेकिन उसका रियलाइजेशन नहीं करने दे, शी वाज हील्ड। तब मुझे पूछने लगी कि सर अब मैं वीड लूं, क्योंकि हुँ, मेरे को जब भी पेन होता मैं वीड ले। मैंने कहा तो मैंने अपने सांस का और इसकी प्रक्रिया ऐसी सिखाई जो वीड से ज्यादा 3 गुना रिलैक्स कर दे, और तो वो तूने रियलाइज कर लिया। तो अभी मैं तेरे को प्रोसेस बता रहा हूँ क्या किया था, तू खुद कर और तेरे को कोई तकलीफ नहीं। आगे 5 दिन तक उसको वो वर्कशॉप में उसको कभी पेन नहीं। तो द हुँ, हीलिंग वाज नॉट डन बाय मी, आई ओनली इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, शी डिड द हीलिंग ऑन इट। उसके शरीर ने अपने आप ही वो काम कर दिया। बट देयर वाज अ ट्रस्ट रिस्पॉन्स, देयर वाज अ रिस्पॉन्स व्हिच वाज शी हैड लिटिल कॉन्फिडेंस इन मी। सो हर इनर, यू कैन से द ब्रेन का जो यूनिवर्स है उसने मेरे सजेशंस ले लिए। तो साइकोलॉजी की भाषा में सबकॉन्शियस ने ऑटो सजेशंस जो मैंने उसको दिए वो रिसीव कर लिए थे हुँ, और उससे उसका पेन चला गया। और वो पेन का रियलाइजेशन से बचे सारे मसल को बहुत स्टीफ कर, वो मैंने रिलैक्स कर दिए थे। तो जो नेचुरल फ्लो था उसको, नेचुरल फ्लो उसको, शी स्टार्टेड एंजॉयिंग और पीरियड्स। यदि सब पहली बार जिंदगी में पीरियड एंजॉय, जो आप आमतौर पे लड़कियों को पीसीओडी करे, कोई पीसीओडी होता वो केवल एक इमोशनल साइकिल है। आपका साइंटिफिक रिप्लाई ये है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड साइकोसोमैटिक। यस, क्योंकि मैं सिरदर्द नहीं है दुनिया में, ये पता है आपको कि नहीं, सिरदर्द नाम की बीमारी नहीं, लेकिन हुँ, सिरदर्द की दवाइयां कितनी अवेलेबल है? यस, बहुत सारी। हजारों अवेलेबल है, पेन किलर्स अवेलेबल है, मल्टीपल हुँ, पेन किलर्स अवेलेबल है। और जितने आप एजुकेटेड हो जाते हो डॉक्टर से ज्यादा नाम आपको पता होता है। लेकिन हेडेक के लिए कोई दवाई नहीं है। हुँ, इसका कारण ये है कि हेडेक इज अ सिम्टम विच यू गेट बिकॉज ऑफ सम अदर डिस्टर्बेंस इन द बॉडी। को सांस में दिक्कत है, आप यदि फटीग हो गया है, राइट, तो हीलिंग प्रोसेस इज एक्चुअली विदाउट गोइंग टू द कॉज। हुँ, कॉज है नहीं बॉडी में, हुँ, क्योंकि पेन, जैसे मैंने कहा ना कि पेन इज अ सिम्टम ऑफ प्लेजर। तो हम पेन से दूर, नाम हीलिंग से दूर रहते हैं। इसका कारण कि जब यही लोग जो हीलिंग प्रोसेस में पेन से भागते हैं, जब टैटू करना होगा तो पेन कैसे सहन करते, वो कैसे सहन कर लेते? वे हाँ, आप प्रिक कर रहे हो कंटिन्यूएशन में, स्किन को प्रिक कर रहे हो, और जो फर्स्ट लेयर है उसके डीप्स ये कर रहे हो और उसमें इंक डालना है, यानी हुँ, फॉरेन बॉडी डालना है उसमें। जबकि फॉरेन बॉडी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती और उस समय आपको कुछ नहीं होता, तो आप सहन कर लेते हो उसको। तो जो सहन करना है दैट इज हीलिंग। जख्म यदि कट हो जाता है तो ब्लड हुँ, सर्कुलेशन, आप कहते हैं कि ब्लड रोको, हुँ, तो यदि ब्लड आना आपने रोक दिया, उसके कुछ क्षणों के बाद
उसका जो रिकवरी प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। उसको वो सीलिंग करने की प्रोसेस जो है केमिकल, वो अपने आप ही बॉडी में जनरेट होना शुरू हो जाता है और वो वुंड को ठीक करना शुरू कर देता है। तो रिकवरी प्रोसीजर बोलते हैं, वो अपने आप ही चालू हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हीलिंग। तो हीलिंग इज एन इंटरनल प्रोसीजर which is supposed to be facilitated for modern human beings. ट्रेडिशनल आपका वैदिक लाइफस्टाइल है, में हीलिंग प्रोसेस में आपको कुछ भी हो जाए तो भी इंसान अपने आप ही रिकवर हो जाता है। आदिवासी लोग जो हैं वो फीवर के लिए पत्तियां, और हमारे यहाँ फीवर अजीब अजीब तरह, और वो सारे फीवर के लिए अलग अलग दवाइयां, ये मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के लिए। आपकी यदि इम्यून कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, जितने भी फीवर्स आएंगे, वो कोरोना का हो या किसी का भी हो, मलेरिया का हो, इन्फ्लुएंजा हो, कुछ भी हो, सारे फीवर को फाइट आउट कर, जो बेसिक कैपेसिटी वो आपकी स्ट्रांग हो। कोविड के लोगों को ध्यान आया कि दिस इज व्हाट आवर सिस्टम इज, दैट यू आर एबल टू हैव योर इम्यूनिटी स्ट्रांग, तो कोरोना आपको मारेगा नहीं, तकलीफ देगा, बुखार होगा। एंड यू नो दैट द फीवर इज नॉट अ बैड सिम्टम, इट्स अ गुड सिम्टम। अभी सीजन चेंज होगा, सर्दी बुखार यदि नहीं हुआ तो आपके स्वास्थ्य का लक्षण नहीं होगा। राइट। जैसे सीजन चेंज होगा, वो हल्का सा नजला होगा, बॉडी टेम्परेचर चेंज होना ये जरूरी है, क्योंकि एक सीजन में से दूसरे सीजन में ट्रांसफर हो, तो बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर रही है उससे, और जिसको नहीं हो रहा है सर वो हील नहीं करना है। द बॉडी हील्स इटसेल्फ। लेक्चर उन्होंने व्हाइट हाउस को के बोथ हाउसेस, जो पार्लियामेंट है अमेरिका के, तो दलाई लामा, उन्होंने क्लेम किया था कि हमारे जो लामा उनको हम 7-8 साल के होते तब हम उठाते हैं उनको, और उसके बाद में उनको एक ट्रेनिंग देते हैं पूरा जिंदगी से जुड़, और उनकी कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ठंड यदि -40 डिग्री है भी एक वस्त्र पहन के वो रह सकते हैं नेकेड, और यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है कि उनको शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ भी उनकी बॉडी एडजस्ट होती है। हाँ। 24 घंटे या 72 घंटे तक, 24 घंटे से लेके 72 घंटे तक वो बिना पानी के रह सकते हैं, और 60 से 65 दिनों तक बिना खाने के रह सकते, ऐसा उन्होंने वहां पे क्लेम किया। क्लेम करने के बाद में बहुत सारे लोग थे, तो एक प्रयोग करने का तय किया गया, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया उसके बाद में, जिसमें दुनिया के सारे क्षेत्र के सारे जितने एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे पिछले 20 साल से 70 लामाओं के ऊपर में और क्या सही में ये होता है उसका टेस्ट किया गया। यदि होता है तो उनके शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, जब नेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो क्या आते हैं, उसका अभ्यास किया जाता है। और उस अभ्यास के वो अभ्यास जो उनको सिखाया गया है, वो आम आदमी के लिए, वो आम आदमी को उसके ऊपर में जो अभ्यास किया गया है, वो अभ्यास अभी चल रहा है। तो उनका जो रिस्पॉन्स, नेचर के चेंजेस जो आते हैं, शरीर की कैपेसिटी है कि वो ठंड में बिना वुलन क्लोथ पहन के, और हमारे यहाँ भी परंपरा है, हमारे यहाँ भी जो एक अलग अलग परंपरा है कि जो तप करते हैं वो पहाड़ों में बिना वस्त्र पहन के, यस, और वो कैपेसिटी आपकी जनरेट हो सकती है। तो वो जो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स आपका जनरेट किया जा सकता है, जो इंटरनली इंस्टिगेटेड है, और सिर्फ इंटरनली इंस्टिगेटेड नहीं है, इससे हम टूटना चाहते हैं उस नेचर से, क्योंकि उस नेचर की लय के साथ में जुड़ा हुआ है। द नेचर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। साथ में मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बोलते हैं कि नेचर कैन नॉट टेक केयर ऑफ, भाई उसी नेचर का पानी, उसी मिट्टी की सब्जियां खा, उसी मिट्टी को खाते हुए, उसी मिट्टी के हाथ, और हम कहते हो कि वो हमें टेक केयर नहीं करेगी। So the complete process is that you have to match the level of your own life rhythm with the nature rhythm, and that could automatically take care of you. और ये कैपेसिटी आप, लेकिन जिनको वो बुखार आता, वो इस कैपेसिटी से दूर होके आप यदि उनको पूछ लोगे, तो हर सीजन के समय में जो जो चीजें उनको मेडिसिनल चीजें लेनी चाहिए वो पहले से खा लेते हैं। राइट। और जैसे हमारे दिल्ली में कभी ठंड आने लगी है, तो सारे ड्राई फ्रूट्स खाने, जबरदस्ती ड्राई फ्रूट खा, और उससे तकलीफें भी होती है, वेट गेन भी होती है, बहुत कुछ चीजें खा लेते हैं जो नहीं खानी चाहिए, लेकिन उससे गर्मी पैदा होती है। आमतौर पे एक धारणा है कि कुछ खाना ठंडा होता है, कुछ गर्म होता है। कोई भी खाने की चीज ठंडी या गर्म नहीं है। इससे कहते हैं बॉडी को आवश्यकता होगी तो उस लेवल पे तो जो बेसिक वैदिक फिलोसॉफी है, जो हमारे मॉडर्न साइंस ने अभी एक्सेप्ट करना शुरू किया है, कि द नेचर गिव्स यू सजेशंस ऑफ व्हाट टू बी एब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी इन व्हाट सीजन। ठंड के मौसम में हरी सब्जी आती है, और जो आपका बाकी सीजन, गर्मी का सीजन होता है, सारी फल वाली सब्जियां आती है, सारी पानी वाली चीजें, जो फ्रूट्स है, वो निर्माण होते, वो नेचर उस समय वही निर्माण कर। तो जो नेचर ने आपको जिस समय वो जी दिया हुआ है, उसके खिलाफ जाके हम आधुनिक बन जाते हैं, और जितना हम नेचर के नजदीक जाएंगे उतना वैदिक हो जाएंगे। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। सर इस डिस्कशन को हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और आज हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए, तो हम लोग इस पॉडकास्ट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर सुनील सर के साथ, और इस सीरीज में हम 4 से 5 पॉडकास्ट करेंगे सर के साथ, पूरा कवर करेंगे कि वैदिक साइंसेस से हीलिंग, वैदिक वेलनेस पे। काफी धन्यवाद सर, आपने ये सारा कुछ शेयर किया। आई होप काफी लोगों को पसंद आएगा और काफी लोग सीखेंगे इससे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी विद ऑल ऑफ यू। ये जो मैं मेरे पूरा जिंदगी का अभ्यास, वो जितना लोगों के साथ जा सकेगा जाएंगे, तो धन्यवाद। ये पॉडकास्ट, और हम कहीं ना कहीं तो भी इंसान को इंसान से जोड़ने की कोशिश। राइट सर, थैंक यू।